सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ में ज़बरदस्त होंगे। तो एक बार सेशन से जुड़ जाएंगे जल्दी से और कमेंट करके अपना नाम बताएंगे। हिमानी सिंह, रीना यादव, पूजा, पलक चौधरी, निधि तिवारी, चांदनी, नीलू, राज, सचिन पाल, कोमल पटेल, मोना सिंह, पुष्पा, मनीषा, गुड़िया, कनकलता तिवारी, कनकलता, रीना यादव, गोल्डी, शिल्पी, जानवी। हैप्पी नवरात्रि। बिल्कुल भाई, सभी को शुभकामनाएं बहुत बहुत। रूपाली, गोल्डी, सुधा, अंकित कुमार, गौतम, सृष्टि चौधरी, रुबीना, शीलू, सीना, आंचल, पूजा, मुस्कान, सैयदा खान, शिवानी, साक्षी। बहुत शानदार। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, शुभ नवरात्रि सभी को। ठीक है, चलेगा। तो हम अपना प्रकरण पढ़ रहे थे संज्ञा। पढ़ा आपने सभी ने, समझ में आई होगी अच्छे से, लेकिन फिर भी एक दो लोगों को डाउट रह गया, जो कि मैंने आपके डाउट ग्रुप में देखे भी थे। ठीक है, कि जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। हमने कल केवल और केवल जातिवाचक पर ही चर्चा करी थी। किस प्रकार से आप मतलब जाति को व्यक्तिवाचक में बदल सकते हो और किस तरह आप व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में बदल सकते हो, वो मैंने आपको लास्ट में तरीका बताया था। ठीक है, चलो भैया। पूनम, समझ में आए कि नहीं आए? तो चलेगा। तो पहले तो वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम। अब एक ने कहा कि मैम कौवा कैसे हो जाएगा जातिवाचक, मुझे ये बता दो, है ना। अब नाम तो मुझे याद नहीं कब, लेकिन ग्रुप में मैसेज किया था। तो बाबू देखो, कौवा कैसे नहीं होगा, पशु पक्षियों के नाम कह दिया ना। अब कौवा आपका पशु पक्षियों के नाम के अंतर्गत क्यों नहीं आएगा? ये एक जाति है। देखो, जैसे मानव एक जाति है और मानवों में भी क्या है, जातियों के प्रकार हैं। मनुष्य एक जाति होगी और मनुष्य में भी हमने जातियां बांटी हुई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, है ना। ब्राह्मण, जाट, गुजर, पंडित, ठाकुर, है ना, अलग अलग अपने अपनी जातियां बांट दी। अब क्या वो आपकी उसमें आ जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएंगी, व्यक्तिवाचक में आ जाएंगी? नहीं आएंगी ना। तो सेम ऐसे ही मान के चलो, पक्षियों की अपनी जाति है। जैसे हमारे मानवों में जाति हो गई जाट, गुजर और पंडित, ठाकुर आदि, ये सभी जातियां हो गई। तो इसी तरह से आपके पशुओं में भी, पक्षियों में भी ये जाति होगी। पक्षी हो गए, एक हो गए पशु, एक हो गए पक्षी। तो पक्षियों की जाति चिड़िया, चिड़ियों में भी कौन आपके भैया, तोता, मैना, गौरैया, कौआ। तो केवल एक कौए की बात नहीं हो रही है ना, किसकी बात हो रही है? सभी कौए की बात हो रही है। तो कौए पूरे समुदाय का बोध हो रहा है। ठीक है, तो कौआ आपका जातिवाचक के अंतर्गत ही आएगा। तो केवल एक कौए की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? सभी कौओं की बात हो रही है यहाँ पर, जितने भी कौए समुदाय हैं। ठीक है, अब कौए में आपका नर कौआ, मादा कौआ, हर तरह के आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है अंशिका, मैं देख लूंगी। ओके, तो अब ये समझ में आ गया, अब कौए को हम जातिवाचक में क्यों रखेंगे, समझ में आ गया। तो पदों व व्यवसायों के नाम, प्रधानाचार्य, शिक्षक, सुनार, मोची, सचिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, है ना। तो मानव का पहनावा, ये सभी हमारे जातिवाचक संज्ञा में थे। साथ में लास्ट में मैंने आपको बताया कि आपके कई बार आप व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में भी बदल सकते हो और जातिवाचक को व्यक्तिवाचक में भी बदल सकते हो। ठीक है, तो जातिवाचक कब आपकी व्यक्तिवाचक में बदल जाए? तो जब कुछ जातिवाचक शब्द किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के लिए रूढ़ हो गए, है ना। जैसे मोदी, केवल नरेंद्र मोदी के लिए रूढ़ हो गया, हम मोदी कहते ही नरेंद्र मोदी को समझते हैं, है ना। तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यानी कि अब ये जातिवाचक संज्ञा किसके लिए रूढ़ हो गई? मोदी जाति है, लेकिन एक व्यक्तिवाचक के लिए रूढ़ हो गए। पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे, पंडित जाति है, लेकिन ये प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी के लिए रूढ़ हो गया। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा है, लेकिन अब ये मीरा क्या है? व्यक्तिवाचक। तो ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन गया जब आप क्या करते हो, किसी की तुलना करते हो, किसके आधार पर? उसके गुणों के आधार पर, या किसी को बहुवचन में आप शब्द को प्रयोग करोगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कब होता है? क्या करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जब तुलना की जाए या बहुवचन में प्रयोग किया जाए, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सभी को कि नहीं आया? मैं आगे चलूं अब। देश में जयचंदों की कमी नहीं है, बहुवचन में प्रयोग कर लिया तो ये जाति को दर्शा रहा है। रावण फिर रहे हैं, जाति को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम आगे चलते हैं। जातिवाचक के ही अन्य भेद, एक आपका समुदायवाचक और एक आपका क्या, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो जातिवाचक के ही दो भेद हैं आपके। तो हम कितनी संज्ञा पढ़ ली हमने?
व्यक्तिवाचक पढ़िए, जातिवाचक, तीसरी हम पढ़ेंगे समुदायवाचक। ठीक है, समुदायवाचक संज्ञा, या इसको आप समूहवाचक भी कह सकते हो। ठीक है, इसको आप समूहवाचक भी कह सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह विशेष का बोध होता है। ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह विशेष का बोध होता है, यानी कि जो बहुवचन में होगी, सीधी सी बात, अगर समूह की बात है तो वो तो बहुवचन में होगा ही होगा, बोध होता है। समूह का मतलब जो अकेले नहीं आता, हमेशा एक समूह में आती है, एक टोली का, एक गुच्छे का, एक भीड़ का बोध कराता है ना, जो एक भीड़ का बोध कराएगा। जैसे कक्षा, कक्षा की बात करें तो कक्षा के नाम से पूरी कक्षा के जब भी सभी विद्यार्थियों के समूह का बोध हो रहा है ना। आपने कहा मेला, तो जहाँ पर नाम लेते शहर में गए मेला देखने, तो मेला क्या है, वहाँ पर पूरी एक जत्था आता है, समूह आता है जनता का मेला देखने, तो वो क्या है, वो आपके समूह का बोध करा रहा है। ठीक है, तो आपके सभी समूहवाचक शब्द क्या हो सकते हैं, आप समूहवाचक शब्द लिखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे आपने लिखा कक्षा, भीड़, मेला, गुच्छा, दल, टोली, पुलिस समूह का बोध कराती है सदैव, सेना समूह का बोध कराती है सदैव। ठीक है, हमने कहा संसद समूह का बोध कराती है, सभा समूह का बोध कराती है, परिषद समूह का बोध कराती है। ठीक है, हमने कहा जैसे लोकसभा, जिनके पीछे सभा लगता है ना, लोकसभा, राज्यसभा, ये सभी आपके समूह का ही बोध कराते हैं। तो कक्षा, भीड़, मेला, गुच्छा, टोली, दल, समूह, और हमने कहा पुंज, है ना, पुंज, ये समूह का बोध करा रहा है। और समूहवाची शब्द अगर आपको याद आ रहे हो, बिल्कुल आर्मी, सेना कह दो या आर्मी कह दो, आर्मी आपका अंग्रेजी का शब्द है वैसे तो, है ना, लेकिन कई बार पूछ भी लेते हैं, तो आर्मी आपका समूह में आ जाता है। गुच्छा, पंचायत, बिल्कुल पंचायत आपका समूह है ना, पंचायत से पूरे समूह का बोध होता है, तो ये आपका समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और क्या हो सकता है, हमने कहा टीम, टीम, टोली लिख लिया, टीम समूहवाचक है। मैंने कहा परिवार, परिवार से पूरे समूह का बोध होता है, परिवार के सभी सदस्यों का बोध होता है। और आपने क्या कहा, सेना लिख लिया, परिवार लिख लिया, परिवार के साथ साथ आप लिखेंगे बाजार, बाजार क्या है, समूह का बोध कराएगा, है ना, बाजार भी समूह का बोध कराएगा, क्योंकि वहां पर भीड़ आपको नजर आएगी। ठीक है, भीड़ नजर आएगी। आपने कहा रैली, रैली में क्या है, समूह का बोध होता है, तो ये सभी आपके समूह का बोध कराते हैं। बिल्कुल, समाज भी आपका समूह का बोध कराएगा। ठीक है, समाज कह लो या मंडल कह, मंडल लिखा नहीं, लिखा नहीं लिखा, तो समाज कह लो, मंडल कह लो, अधिकारी, अधिकारियों के पूरे समूह का बोध होगा, है ना, अधिकारी आपका मंडल हो गया, या कह लो मंत्रिमंडल, तो ये समूह का बोध कराएगा, मंत्रिमंडल, राज्यसभा आदि। ठीक है, आदि कर लो। तो ये सभी शब्द इतने सारे पढ़कर तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सभी आपका क्या है, एक समूह का बोध करा रहे हैं। सरकार समूह का बोध कराती है, अधिकारी या सरकार लिख लो, सरकार भी क्या है, समूह का बोध कराती है, सरकार लिख लो।
सरकार क्या है, ये समूह का बोध कराती है। ये आदि सभी शब्द आपके समूहवाची हो जाएंगे। टीचर नहीं, टीचर नहीं हो जाएगा। टीचर शिक्षक क्या है, जाति है, बताया था कल मैंने आपको। जो आपके पदनाम है, मतलब वो आपके शिक्षक हो गया, ये जाति का बोध करा रहा है। डॉक्टर जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। गांव, बिल्कुल गांव आपका समूह का बोध करा देगा। मंत्री, मंत्री भी समूह का बोध कराएगा, बिल्कुल ठीक है। आप मंत्री मंडल लिख लो या केवल मंत्री लिख लो, तो ये भी आपका क्या है, समूह का ही बोध कराएगा, ठीक है, चलेगा। तो नेक्स्ट चलेंगे हम आपका समुदायवाचक संज्ञा के बाद। फिर चौथा भेद आपका क्या हो जाता है, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा से समझेंगे कि जितने भी आपके खान पान के सामान होते हैं, पुंज, पुंज कहते हैं समूह को, कहते हैं ना कि जैसे तारों का पुंज टूट रहा है या तारों का पुंज आ रहा है, पुंज भी समूह को दर्शाता है। पुंज को समूह का ही ये पर्यायवाची है, ठीक है। मेला और कर्मचारी भी काउंट डाउन होगा, काउंट डाउन होगा, हाँ बिल्कुल काउंट डाउन होगा, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आपका आ जाएगा, सॉरी मतलब समूहवाचक में। अब द्रव्यवाचक की परिभाषा लिखते हैं कि जो भी आपके जिन संज्ञा शब्दों में किसी धातु या द्रव्य का बोध होगा या खान पान की वस्तुओं का, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु या खान पान की वस्तुओं का बोध होता है, वस्तुओं का, द्रव्य का मतलब इसको दूसरा नाम पदार्थवाचक भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसको, आप पदार्थवाचक भी कह सकते हैं। तो वो सभी पदार्थ, वस्तुओं का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब इसके हम भेद करें कि जितने भी आपके जो खनिज पदार्थ हैं, जो आपकी धातुएं हैं, तो सभी धातुएं किस में आती हैं, आपकी द्रव्य के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। नाउन होगा, बताओ जी किस में, लक्ष्मण, हाँ नाउन तो है ही है, ये सभी नाउन है, नाउन के भेद पढ़ रहे हैं। मैम पुलिस में कंफ्यूजन है, जातिवाचक, जातिवाचक नहीं है। देखो बताया ना, हर समूहवाचक आपका जातिवाचक भी तो है, तभी तो आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मैंने बता दिया। जातिवाचक का ही भेद समूहवाचक है, जातिवाचक का ही भेद द्रव्यवाचक है। ऑप्शन में समूहवाचक नहीं आता है तो आप जातिवाचक लगा सकते हो, लेकिन पुलिस आपका जातिवाचक नहीं है, ये समुदाय के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पुलिस के पूरे समुदाय का बोध होता है यहाँ पर, ठीक है। सेना, आर्मी, जब सेना आर्मी आपका समुदाय में आ रहा है तो पुलिस भी समुदाय में आएगा, ठीक है। उसके बाद अब आप बात करें सभी धातुएं किस में आ जाती हैं, सबसे पहला पॉइंट इसमें कि सभी धातुएं आपकी द्रव्य के अंतर्गत आएंगी। जैसे सोना चांदी, सोना चांदी, पीतल, कांसा, तांबा आदि, है ना, आदि। तो जितनी भी धातुएं हैं, सभी धातुएं आपकी किस में आती हैं, इसी में आती हैं। उसके बाद आपका मानव का जो खान पान है वो भी किस में आता है, यानी कि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, मानव का खान पान, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो सभी द्रव्य के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। मानव का खान पान, जैसे आपने लिखा भैया अनाज, दाल रोटी, दाल रोटी, गेहूं,
चाय, दूध आदि। ठीक है, तो मानव का जो खान पान है वो किस में आता है, वो भी आपका द्रव्य के अंतर्गत आ जाता है। खान पान में भाई आपके साथ में लिखेंगे सभी तरल पदार्थ, सभी तरल पदार्थ जो हैं वो भी आपके द्रव्य के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे बात करें घी, तेल, जल यानी कि पानी की बात करें, चाय, दूध, ये भी तो तरल है एक प्रकार से, खान पान का भी है और ये भी, तो आदि ये जितने भी आपके तरल पदार्थ हैं ये आपके किस में आते हैं, द्रव्य के अंतर्गत आ जाते हैं। और चौथा आपका जितने भी गैसीय पदार्थ हैं, गैसीय जैसे अब भैया एलपीजी की मारामारी चल रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, तो गैसीय पदार्थ आपके जो हैं ये गैसें, ये भी आपके किस में आते हैं, द्रव्यवाचक में ही आते हैं। ठीक है, तो सभी गैसीय पदार्थ भी किस में आते हैं, आपके द्रव्यवाचक में आते हैं। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए आप लिखेंगे एलपीजी, सीएनजी, ये क्या है, आपके गैसीय पदार्थ ही तो हैं, तो ये भी आपके, हमने कहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, एलपीजी आदि, है ना, तो ये सभी गैसीय पदार्थ किस में आ जाएंगे, ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। और द्रव्यवाचक के बाद हमारी सबसे अंतिम महत्वपूर्ण संज्ञा बचती है भाववाचक। रोटी क्या द्रव्य होगा, बिल्कुल। देखो द्रव्य का मतलब कहने का ये नहीं कि तरल पदार्थ की बात हो रही है, देखो द्रव्य से कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं कि यहाँ लिक्विड की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ लिक्विड की बात नहीं हो रही, लिक्विड जो होता है उसको द्रव कहते हैं, उसको द्रव्य नहीं कहते, लिक्विड को द्रव कहा जाता है। और द्रव्य का मतलब ये कैसे, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द है, एक प्रकार से सुनने में सेम लग रहे हैं लेकिन अर्थ इनके अलग अलग हैं। द्रव्य की बात है सभी पदार्थ, और पदार्थ कैसे, जैसे धातुओं की या खनिज की बात करें, कोयला, तांबा, हीरा, सभी धातुएं आपकी, सोना, चांदी, ये सभी धातुएं आपकी द्रव्य में आ जाएंगी। मानव के जो खान पान का है ना, जो भी आप खाते पीते हैं, दाल, रोटी, गेहूं, चावल, ये सभी आपके किस में आ जाएंगे, द्रव्य के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। सभी तरल पदार्थ, है ना, तो इसमें द्रव्य में आपके तरल और ठोस सभी पदार्थों को ले रहे हैं, सभी तरल, ठोस और गैसीय पदार्थ जो भी होंगे वो सभी द्रव्य के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ द्रव्य का मतलब ही पदार्थ है, और पदार्थ आपका कैसा भी हो, वो तरल, ठोस और गैस किसी भी अवस्था में हो, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, चलेगा, बहुत शानदार। तो ये समझ में आ गया, ये दोनों संज्ञाएं, किसी में कोई डाउट, समुदायवाचक संज्ञा या आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा, इनमें से कोई सी में कोई डाउट हो तो बताएंगे मुझे। बताओ जल्दी। दूध दोनों में रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, दूध तरल पदार्थ नहीं है, दूध खान पान का भी है और साथ में तरल पदार्थ भी है, घी कह लो, तेल कह लो, घी खाने का भी है, घी आप उसमें भी लग सकते हो, मानव का खान पान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई दिव्या बोला तो पुंज का मतलब समूह, ये समझ लो, इसमें जो भी मैंने बताया सभी समूह का बोध करा रहे। पुंज का मतलब समूह होता है। लिक्विड क्या होगा मैम, लिक्विड द्रव को ही तो कहते हैं, तरल पदार्थ, लिक्विड का मतलब जो तरल पदार्थ हैं उनको लिक्विड कहते हैं। भाई तुम तो कतई छोटे बालकों की तरह पूछ रहे हो कि एक चीज है, इतना भी नहीं पूछना था कि तुम्हें पता ही नहीं चला लिक्विड किसको कहते हैं। कोयल भी जातिवाचक होगी दीदी, बिल्कुल जातिवाचक होगी, है ना, बिल्कुल जातिवाचक होगी। अब हम बढ़ते हैं आपकी भाववाचक संज्ञा की तरफ। ठीक है, अब हमें बढ़ना है भाववाचक संज्ञा की तरफ, उसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो जितनी भी अमूर्त संज्ञा, यानी कि जिसको आप देख नहीं सकते हो, है ना, जिसको आप देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपकी किस में आ जाती हैं,
मैम रोटी कैसे होगी? अब कैसे बताऊं रोटी कैसे होगी? मैं बना के बताऊं तुम्हें कैसे होगी? रोटी बता दिए, खाने पीने की वस्तु है तो वो आपकी इसी में होगी, दैट्स इट। है भाई, तुम भी कलाकार ही हो। पांचवी देखो आपकी भाववाचक संज्ञा। कुछ चीजें तुम ऐसे पूछ लेते हो जिनका कोई तर्क है ही नहीं, तर्क करने की बात ही नहीं है, उस पर तर्क करने लग जाते हो, है ना। तो भैया रोटी खाने की वस्तु है तो रोटी आपकी जाति में उसी में आएगी, द्रव पदार्थों उसमें ही आ जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक है। भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की बात करें तो सबसे पहले हम इसको दो भागों में विभक्त करते हैं। जो भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे तो इसके दो भाव होते हैं। एक आपके पहले परिभाषा ही लिख दूं या भाववाचक, चलो ठीक है जो भी है। इसके भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो भाव आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपके मूर्त भाव और एक आपके मूल भाव और एक आपके यौगिक भाव। ठीक है। मूल भाव और एक आपके होते हैं यौगिक भाव। ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा यानी कि जिसको आप केवल अनुभव कर सकते हो, है ना, जिसको आप देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हो, वो सभी किस में आ जाते हैं? आपके भाववाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो मूल भाव आपके कौन कौन से हैं? जिनमें कोई परिवर्तन, यानी कि मूल भाव वो हैं जो बिना किसी के जोड़े से नहीं बनता है ना। जैसे मैंने कहा दया, दया में आपने, ये एक मूल भाव है, लेकिन मैंने दया में अगर दयनीय कर दिया, अब इसमें प्रत्यय लगा दिया तो ये यौगिक हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन ये विशेषण बन गया प्रत्यय लगाकर कई बार। तो कई भाव ऐसे हैं जो मूल रूप से आपके प्रयोग होते हैं। तो मूल भाव यानी कि अयौगिक या स्वतंत्र होते हैं। मूल रूप से कैसे होते हैं? अयौगिक या स्वतंत्र। इनको अयौगिक या स्वतंत्र भाव भी कहा जाता है, आपके जो मूल भाव हैं। और ये मूल भाव कौन कौन से हैं, कितने होते हैं? तो जैसे मैंने कहा सुख कैसा है? अयौगिक है ना। दुख, दुख में कोई और प्रत्यय नहीं जोड़ा जा सकता, तो ये बिना प्रत्यय जोड़े मूल रूप से अपने आप में भाव ही हैं। सुख दुख। प्रेम क्या है? भाव है। ईर्ष्या ये अपने आप में मूल भाव है। द्वेष अपने आप में एक मूल भाव है। उसके बाद आप कहें शर्म अपने आप में एक मूल भाव है। लज्जा घृणा, लज्जा घृणा ये अपने आप में एक मूल भाव है। लज्जा हो गया, घृणा हो गया। हमने कहा राग, राग भी तो भाव है। तो लज्जा, घृणा, राग और क्षमा, शोक, क्षमा, शोक, प्यार यानी कि प्रेम प्यार एक ही बात है आपका। भय, भय। ठीक है। सुख दुख प्रेम ईर्ष्या द्वेष शर्म लज्जा घृणा राग क्षमा शोक प्यार भय, ये क्या है? मूल भाव है। इसमें आप कोई प्रत्यय नहीं जोड़ते हैं, बिना प्रत्यय जोड़े ये भाव हैं, स्वतंत्र भाव हैं, है ना। उठने वाले, क्रोध, बिल्कुल क्रोध हो सकता है ना, क्रोध भी आपका भाव है। क्रोध नहीं लिखा मैंने, चलो लिख लो तो। क्रोध, क्रोध भी आपका भाव है। ठीक है। इच्छा, इच्छा आपका भाव है कि मेरी इच्छा, इच्छा आपका भाव है। और हमने कहा रोग, राग होता है प्रेम, किसी के प्रति आसक्ति होना, और रोग भी क्या है? अपने आप में एक भाव है। तो ये मूल भाव है आपका। रोग हो गया, शर्म हो गया, दुख हो गया आदि। ठीक है। तो इत्यादि ये आपके कैसे भाव हैं? इनको हम मूल, अयौगिक या स्वतंत्र भाव के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम यौगिक भाव की बात करें तो यौगिक भाव कैसे होते हैं, इनकी विशेषता क्या है? तो ये आपके यौगिक भाव या परतंत्र भाव कहलाते हैं। ठीक है। ये यौगिक भाव या इनको आप परतंत्र भाव कहेंगे, जो कि मूल रूप में या तो विशेषण है या संज्ञा है, लेकिन उनमें प्रत्यय लगकर हम उनको भाव बनाते हैं। दया, पाप, बिल्कुल पाप भी आपका मूल भाव हो जाएगा, लिख सकते हैं आप। ठीक है। परतंत्र भाव। ठीक है। तो परतंत्र भाव वो हैं
जो कि मूल रूप में या तो विशेषण है या संज्ञा है, उनमें प्रत्यय लगाकर हम उनको भाव बनाते हैं। ठीक है, तो जिनमें प्रत्यय का योग करके भाव बनाया जाए, कि जिनमें प्रत्यय का योग करके भाव बनाया जाए, वो आपके क्या कहलाते हैं? यौगिक भाव कहलाते हैं। और यौगिक भाव का उदाहरण क्या हो सकता है आपका? तो आप देख सकते हैं, जैसे आपने लिखा बूढ़ा। बूढ़ा आपका क्या था? जातिवाचक संज्ञा थी कि नहीं थी? लेकिन संज्ञा को आपने पा प्रत्यय जोड़कर भाव बना दिया, क्या बन गया? बुढ़ापा, है कि नहीं? और जैसे आपने बिल्कुल सुंदर, सुंदर शब्द है कैसा? विशेषण। तो आप संज्ञा या विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाएंगे और भाव बनाएंगे। वो संज्ञा भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है, और क्रिया भी हो सकता है, क्रिया से भी भाव बनता है आपका। ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि सुंदर, सुंदर में आपने ता प्रत्यय जोड़ा तो आपका शब्द बन गया सुंदरता, है ना। सुंदर में आपने य प्रत्यय जोड़ा तो शब्द आपका क्या बन गया? सौंदर्य। अब ये सौंदर्य भी क्या है? भाव है कि नहीं है? ठीक है, आपने कहा बच्चा, बच्चा में आपने बिल्कुल लज्जा, नहीं लज्जा तो भाव है, नहीं दी, देखो लज्जा भाव है। अब लज्जा में अगर देखो, हम अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाली है, वो कन्फ्यूज़न भी दूर करूंगी। कई शब्द ऐसे होंगे जो मूल रूप से भाव है, उनमें प्रत्यय लगाकर आप विशेषण लगाए करेंगे, है ना। लज्जित, लज्जित अब विशेषण बन गया, आपने निधि ने बताया लज्जित, तो लज्जित में तुमने इत प्रत्यय लगा दिए तो अभी लज्जा से लज्जित विशेषण बन गया। लेकिन लज्जा अपने आप में क्या है? भाव है। ठीक है, सौंदर्य अपने आप में भाव है। कटु क्या है? गुण है, और कटु में आपने कटुता जोड़ दिया तो आपका भाव बन गया। ठीक है, कटुता भाव बन गया। मानव शब्द है, जाति है, इसमें ता जोड़ दिया, मानवता बन गया। ठीक है, अच्छा गुण है, उसमें आपने ई जोड़ दिया तो क्या बन गया? अच्छाई, आई जोड़ दिया, तो इत्यादि आपके कैसे हैं? ये हमारे यौगिक भाव कहलाते हैं, जो स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र रूप से भाव तो नहीं, लेकिन कोई प्रकृति प्रत्यय आदि लगाकर आप उसको भाव बना सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं? आप भाव बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे कि जिन संज्ञा शब्दों से भाववाचक, इसको क्या कह सकते हैं हम? एक प्रकार से अमूर्त संज्ञा कहा जाता है। जो भाववाचक संज्ञा है इसको हम क्या कहते हैं? अमूर्त संज्ञा कहते हैं, यानी कि इसको देखा नहीं जा सकता। क्या प्रेम को देखा जा सकता है? तुम कहोगे जी बिल्कुल, मैं अपने प्रेम को रोज वीडियो कॉल पर देखता हूँ या देखती हूँ। नहीं बाबू, वो जिसको प्रेम करते हो उस व्यक्ति को आप देखते हो, लेकिन उसका जो प्रेम का भाव है वो उसके अंदर हृदय में मौजूद है ना। किसी को आप ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, किसी से आप चिड़े रहते हो कि भैया ये व्यक्ति मेरे सामने ना आ जाए, है ना, तो कहोगे ईर्ष्या को हम रोज देखते हैं। नहीं भैया, उसको नहीं देखते। ईर्ष्या का भाव आपके अंदर मौजूद है, वो आपके अंदर मौजूद है, उसको आप महसूस कर सकते हो, केवल और केवल आप उसको देख नहीं सकते। ठीक है, तो बचपना आपके अंदर मौजूद है, आप उसको देख नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो ये सभी भाव क्या है? आपके अमूर्त होते हैं। अमूर्त का मतलब जिनको देखा नहीं जा सकता, केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक है, दीपक कह रहे हैं मैम मैं देखता हूँ, क्या बात है, तुम तो अंतर्यामी हो रहे हो, घटघटवासी हो रहे हो, है ना। तो ये अमूर्त संज्ञा आपकी होती हैं। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे। भाववाचक संज्ञा कहते किसको हैं? कि जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म, वस्तु के गुण धर्म, दशा,
दोष, भाव, चेष्टा कहते हैं इच्छा, अथवा क्रियापन का, क्रियापन, क्रिया में भी, क्रिया से भी भाव होता है, कोई कार्य कैसे हो रहा है ना, तो क्रियापन का भी बोध होता है, वो आपका क्या कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो क्रियापन आदि के भाव का, आदि के भाव का बोध होता है, आदि के भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कितने प्रकार से करते हैं भैया? भाववाचक संज्ञा का क्या नाम है, विभाजन 5 प्रकार से करते हैं। और वो 5 प्रकार क्या है, उसकी पहचान किस प्रकार से होती है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल मुस्कान, बुढ़ापा ठीक है, मैंने लिख दिया है बुढ़ापा। बुढ़ापा दीदी ठीक कर दो, मैंने कुछ और लिख दिया है क्या बुढ़ापा में? रुक जा भैया, पीछे पड़ जावे ये तो। अच्छा बुढ़ापा, सॉरी, इसमें छोटा ऊ आना था, है ना। चलो, तो अब लिखेंगे कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से किया जाता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से किया जाता है। से किया जाता है। अब वो 5 प्रकार के शब्द क्या हो सकते हैं? एक आपका बन जाता है जाति से भाव। ठीक है, एक आपका बनता है जाति से भाव। हम जाति से भाव बना सकते हैं। दूसरा, हम सर्वनाम से भाव बना सकते हैं। सर्वनाम से भाव बना सकते हैं। तीसरा, हम विशेषण से भाव बना सकते हैं। विशेषण से भाव बना सकते हैं। चौथा, हम क्रिया से भाव बना सकते हैं। क्रिया से भाव बना सकते हैं। और पांचवा, हम आपका अव्यय से भाव बना सकते हैं। ठीक है, अव्यय तो आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए हैं? अभी तो खैर पढ़ाऊंगी इसके बाद। तो अव्यय से आप भाव बना सकते हैं। तो इन 5 प्रकार के शब्दों से हम भाव बना सकते हैं। जो जातिवाचक शब्द होंगे उनसे भाव, सर्वनाम से भाव और क्रिया से भाव। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आपको कुछ प्रत्ययों का प्रयोग करना पड़ता है। पा, पन आदि ये प्रत्यय हैं, जिनके पीछे जुड़ जाएं तो वो आपके भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर चाहे तो आप लिख लेंगे, ये जो आपके यौगिक प्रत्यय है ना, इसके साथ में आप लिख सकते हो उन प्रत्ययों को जो आप भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग करते हो। ठीक है, तो आपके प्रमुख प्रत्यय क्या हो सकते हैं जिनका प्रयोग आप भाववाचक संज्ञा में करेंगे? तो वो आपके कुछ प्रत्यय जिनको भाववाचक संज्ञा में आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पा, पन, इमा, और क्या हो सकता है, कालिमा, बुढ़ापा, पन, और क्या हो सकता है, आदि शब्द लिख लो, है ना, इमा आदि। इन प्रत्ययों को जोड़कर आप क्या कर सकते हो, अपनी भाववाचक संज्ञा बना सकते हो।
ठीक है। तो अब हम सबसे पहले करेंगे जाति से भाव। ठीक है, सबसे पहला है हमारा जाति से भाव की बात। जातिवाचक से भाव किस तरह आप बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे एक शब्द मानव। मानव क्या है, जाति है कि नहीं है, मनुष्य। इससे आप भाव बनाओगे तो इसमें ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो आपका बन गया मानवता। ठीक है, मानव में आपने ता प्रत्यय जोड़ दिया, मानवता। आपने लिखा बूढ़ा। बूढ़ा एक जाति है, जाति से आपने लिखा बुढ़ापा। बुढ़ापा। तीसरा आप उदाहरण देखेंगे, जैसे मैंने लिखा नारी, जाति है, नारी से भाव आप बना सकते हैं, इसमें त्व है ना, तो इसमें एक और जोड़ें पन, और त्व प्रत्यय भी जोड़ देते हैं कई बार हम। ठीक है, पन त्व, जो भी याद आते रहेंगे मैं लिखती जाऊंगी। ठीक है, तो आप नारी में त्व जोड़ दोगे तो आपका नारीत्व क्या है, भाव बन जाएगा। ठीक है, त्व प्रत्यय जोड़कर भी आप भाव बना सकते हैं। मैंने कहा जैसे आपका जाति से भाव मनुष्य, मनुष्य। मानव से मानवता, मनुष्य में आप त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, मनुष्यत्व। मनुष्यत्व आपका बन जाता है। और देखेंगे जैसे मैंने कहा आपका पुरुष, पुरुष से क्या बनेगा, पुरुषत्व। पुरुषत्व, या कई बार हम पौरुष भी लिख देते हैं, पौरुष है ना, अ प्रत्यय जोड़कर। अगर पुरुष में अ प्रत्यय जोड़ तो पौरुष, पौरुष भी क्या है, आपका भाव है। लड़का है ना, लड़का से आप कर सकते हैं लड़कपन। लड़का क्या है, जाति है, लड़का से आपने करा लड़कपन। बच्चा क्या है, जाति है, बच्चा से आपने किया बचपन। तो पन प्रत्यय जोड़कर क्या है, आप जाति से पन पात व आदि प्रत्यय जोड़कर जाति से भाव बना सकते हैं। ठीक है, हमने कहा जैसे गुरु, गुरु क्या है, गुरुओं की जाति को दर्शा रहा है, तो क्या बन जाएगा, गुरुत्व। गुरुत्व, या फिर आप गुरुता, गुरुता का ये भाव हो गया। ठीक है, गुरुत्व या गुरुता दोनों प्रत्यय इसमें लग जाएंगे तो आपका क्या है, जाति से भाव बन जाएगा। ठीक है, और देखेंगे जैसे मैंने कहा शिशु है ना, शिशु बच्चा, जाति को दर्शा रहा है, शिशु में भाव जोड़ेंगे क्या, त्व प्रत्यय जुड़ जाएगा तो शिशुत्व आपका भाव बन गया। शिशुत्व क्या हो गया, आपका भाव बन गया। तो इतने उदाहरण पर्याप्त होंगे समझने के लिए कि आप किस प्रकार जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो ये आपके जातिवाचक शब्द हैं, ये भाववाचक हैं, ये जातिवाचक है, ये भाववाचक बन जाते हैं। अब दूसरा आप देखेंगे भैया, हम सर्वनाम से शिशुत्व, और आप कई बार शैशव भी लिख सकते हो, है ना, शैशव। इसमें अगर आप अ प्रत्यय जोड़ेंगे तो शैशव बन जाएगा। प्रत्ययों को जब मैं पढ़ाऊंगी आपको डिटेल में तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से पौरुष बना, किस प्रकार से शैशव बना। ठीक है, तो शिशुत्व और शैशव ये दोनों ही आपके भाव हैं। अब मैं आपको दूसरा भेद बताती हूँ। भैया सर्वनाम से भी भाव बना सकते हो आप, हैं जी, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल। तो देखो सर्वनाम से भाव, सर्वनाम, तो कई बार सर्वनाम शब्दों से भाव बन जाता है। जैसे मैंने कहा मम, मम क्या है, ये संस्कृत का सर्वनाम है। मम से आप क्या बना सकते हो, मम से आप ममता, ठीक है, ममता। मम से आप ममत्व बना सकते हो। ठीक है, ममत्व और ममता मम से बन जाता है, ये आपका सर्वनाम है। और क्या है, मैंने कहा मम से आपका बनेगा मेरा, तो मेरा से आप कहेंगे मेरापन, है ना, इसमें मेरापन है, इसमें मेरापन सा लग रहा है। या तेरा, तेरा से क्या होगा, तेरापन, तो पन प्रत्यय लगाया, आपका बन गया तेरापन। अपना, अपना से क्या बन जाएगा, आपका अपनापन बनेगा कि नहीं बनेगा। अपना क्या है, ये सर्वनाम है, तो इसमें बनेगा अपनापन, अपनापन। मैंने कहा पराया, तो पराया से क्या हो गया, परायापन, परायापन आपका। तो सर्वनाम से आप इस तरह से आप भाव बना सकते हैं। मैंने कहा अहम, अहम क्या है, ये आपका सर्वनाम है, इससे आप बनाएंगे अहंकार,
अहंकार का भाव आपका गर्व का जो भाव आ जाता है, तो अहंकार आपका क्या है, जाति से भाव हो जाता है ना। और आत्मन, आत्मन यानी कि आत्मा, स्वयं को आत्मन कहते हैं, तो इससे आपका आत्मीय बन जाता है, भाव है कि वो तो हमारे आत्मीय व्यक्ति हैं, यानी कि बिल्कुल अपना जो भाव है, अपनापन वाला भाव, उसको आत्मन, आत्मीय कह देते हैं। ठीक है, बहुत शानदार। तो सर्वनाम से ये आपके भाव बन गए। ठीक है, समझ में आया कि मम से ममता, ममत्व, मेरापन, तेरापन, अपनापन, परायापन, अहंकार, आत्मन, ये सभी आपके सर्वनाम से भाव बनेंगे। ठीक है, उसके बाद अब क्या बताया मैंने, तीसरा विशेषण से भाव बन सकता है। बहुत बढ़िया है ना, विशेषण से भाव, और इसको बहुत अच्छे से सीखना है आपको मेरे साथ साथ। देखो मैंने कहा निम्न में से कौन सा भाव है, पहले आप प्रश्न बताओ, निम्न में से कौन सा भाव है। अब आपके सामने ऑप्शन है, आप मुझे बताइएगा जल्दी से। पहला है बच्चा, दूसरा है रोगी, तीसरा है दुखी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा निम्न में से कौन सा भाव होगा, ए बी सी डी। पहले मुझे ये बताओ, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, और जब पूछे जाएंगे ना, आपने पढ़ तो लिया, और पढ़ने के बाद फिर क्या है, प्रश्न नहीं बन रहा है, क्या फ़ायदा ऐसे पढ़ने का। मैं चाहती हूँ आप ऐसा पढ़ो कि जो पढ़ रहे हो, समय दे रहे हो, तो फिर क्या है, उत्तर आपका आना चाहिए, है ना, जो पढ़ा है वहाँ से प्रश्न बनना चाहिए। तो आत्मीय संज्ञा है, आत्मीयता भाव है, बिल्कुल। तो मैं, अच्छा आत्मीय, बिल्कुल, तो इसमें ता प्रत्यय जोड़ देना। ठीक है, आत्मीय ता भाव बन गया आपका। ठीक है, तो यहां पर आपने दिया, बिल्कुल बहुत शानदार, एक बी दे रहे हैं, एक सी दे रहे हैं, कितनी अच्छी बात आप सभी ने कही। यहां पर जिसने भी दिया है वो सारे गलत हैं, यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है, इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। क्यों नहीं है, रोगी भाव कैसे हो सकता है, रोगी भाव कैसे हो सकता है, यहाँ मूल शब्द है रोग, रोग आपका भाव है, उसमें ई प्रत्यय लगकर आपने रोगी, अब ये विशेषण बना दिया, तो रोगी क्या हो गया, ये विशेषण बन गया। इसी तरह से दुख आपका मूल भाव है, मैंने आपको आपके मूल भाव बताए थे कि नहीं बताए थे, और आपने दुखी बना दिया, और दुखी होते ही अब ये विशेषण बन गया। ये आपका संज्ञा है, और ये नीचे वाले दोनों ही आपके क्या हैं, ये विशेषण है। ठीक है, ये आपका संज्ञा है बच्चा, और ये दोनों आपके क्या हैं, ये आपके विशेषण हैं। अब बात कर लेते हैं, देखो मैंने आपको बताया कि ये आपके मूल भाव हैं, शर्म, दुख, सुख, प्रेम, प्रेम मैंने कहा प्रेमी, अब प्रेमी क्या हो गया, विशेषण हुआ कि नहीं हुआ। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये तो खैर समझ में आ गया, लेकिन पहचान वाला मामला थोड़ा कठिन है। जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो उस शब्द को एक संज्ञा शब्द के साथ प्रयोग करके देख लो। अगर वो किसी संज्ञा शब्द के साथ प्रयोग हो गया तो वो आपका क्या है, वो भाव है। अगर नहीं हुआ तो मतलब भाव नहीं हुआ तो वो आपका भाव है, प्रयोग हो गया तो वो आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चा, बच्चा आपका संज्ञा है, पहली बात। उसके बाद रोगी, रोगी को किसी वाक्य के साथ प्रयोग कर लो, संज्ञा को तो आप पहचान जाओगे, आपको विशेषण में और भाव में दिक्कत होगी। रोगी व्यक्ति, अब आपने रोगी शब्द को किसी भी संज्ञा शब्द के साथ प्रयोग करके देख लो, रोगी व्यक्ति या रोगी पुलिस, रोगी पुरुष, रोगी स्त्री, है ना, रोगी पुरुष, रोगी व्यक्ति, रोगी स्त्री, है ना। तो रोगी क्या है, ये किसी संज्ञा शब्द के साथ प्रयोग होकर अब ये इसकी विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा। मैंने कहा लेकिन रोगी का अगर आपने रोग शब्द का किसी संज्ञा के साथ प्रयोग करोगे तो रोग व्यक्ति होता है क्या,
नहीं होता। तो सबसे छोटी, महत्वपूर्ण, सस्ती कह दो, आसान कह दो, ट्रिक कह लो, पहचान कह लो, जो भी है, कि आप उस शब्द को किसी संज्ञा के साथ मन ही मन प्रयोग करके देख लो। अगर वो संज्ञा के साथ प्रयोग हो रहा है तो वो भाव नहीं है, वो विशेषण है निश्चित रूप से, है ना। रोगी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, व्यक्ति, प्रेमी पुरुष, प्रेमी स्त्री, ये सभी क्या है, ये आपके तो विशेषण की तरह प्रयोग हो रहे हैं, है ना। तो ये भाव कैसे हो जाएंगे, ये कभी भी भाव आपका विशेषण की तरह प्रयोग नहीं होगा, ये सीधा सा भाव है, ये केवल अनुभव होगा। वह रोग, अब रोग, मुझे रोग हो गया, है ना, प्रेम रोग, अब प्रेम रोग क्या है, भाव हो गया आपका, है ना, दुख आपका भाव हो गया। तो ये सभी आपके भाव हैं, इनको एक संज्ञा के साथ प्रयोग करके देख लेना, तो आप विशेषण में और भाव में अंतर कर पाओगे। संज्ञा के साथ प्रयोग तो हो गया, तो मतलब वो विशेषण है, नहीं हो रहा है तो वो आपका क्या है, भाव है। तो यहाँ पर रोगी व्यक्ति, रोगी विशेषण है, दुखी व्यक्ति विशेषण है। तो जब मैं आपको प्रश्न कराऊंगी तब आप इसको पहचानिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको क्या बता रही थी, आपका तीसरा, कि विशेषण से भाव हम बनाते हैं। ऐसे प्रश्न आपके सीटेट में भी बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे आपके यूपीटेट में भी पूछे जाएंगे, सब जगह पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विशेषण से जब भाव बनता है, किस तरह से शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया भैया, आपका सुंदर क्या है, विशेषण है। अब कई बार सुंदर आपको भाव लगेगा, सुंदर को एक शब्द के साथ प्रयोग करके देख लो, सुंदर व्यक्ति, सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष। तो सुंदर क्या है, ये तो किसी शब्द के, संज्ञा शब्द के साथ प्रयोग हो रहा है, ठीक है। मैम जैसे घृणा, मोहन से घृणा करता है, ठीक है, घृणा करता है तो घृणा भाव है, लेकिन आपने कह दिया घृणा के साथ प्रत्यय जोड़ दिया, वह घृणित व्यक्ति है, घृणा करता है। घृणा का प्रयोग आप राम के साथ नहीं कर रहे, राम घृणा है इस तरह से कर दो, नहीं हो रहा है, घृणा कर रहा है, वो भाव है घृणा का, है ना, उसके साथ प्रत्यय जोड़कर आप उसको विशेषण बना सकते हो। सुंदर है ना, तो सुंदर क्या है, विशेषण है। सुंदर से आप भाव बनाएंगे सौंदर्य, इसमें य प्रत्यय जोड़कर या फिर ता प्रत्यय जोड़कर आपने क्या कर लिया, भाव बना लिया कि नहीं बना लिया है, बताओ जल्दी। मैंने कहा वह वीर पुरुष है ना, वह वीर पुरुष है, तो वीर अपने आप में विशेषण है, और बिल्कुल बच्चा आपका जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और वीर से आपका भाव क्या बनेगा, वीरता, ठीक है, वीर से आपका वीरता का भाव बनेगा, और साथ में आप त्व प्रत्यय जोड़कर वीरत्व भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और देखेंगे, जैसे वीर से वीरता, वीरत्व, और विशेषण हमने लिखा, जैसे गरीब, गरीब क्या है, विशेषण है, हमने प्रयोग करके देखा गरीब व्यक्ति, लेकिन भाव कर देंगे ई प्रत्यय जोड़कर, गरीबी बन गया। अब गरीबी क्या है, आपका भाव हो गया, ठीक है। अमीर क्या है, आपका विशेषण है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया, तो अमीरी आपका क्या बन गया, भाव बना कि नहीं बना, ठीक है। इसी तरह से आपका अमीर, अमीरी हो गया। हमने देखा नीचा, है ना, कि वह नीचा है, नीचा, नीचे, कि वह ऊपर है, वह नीचे है, ये क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग करते हैं इनको हम। तो नीचे से आपका क्या बन जाएगा, निचाई बन जाएगा। अव्यय जब पढ़ाऊंगी उसमें देख लेंगे, चलो इसको तो अव्यय में मैं बताऊंगी, क्योंकि ये तो आपका, हमने कहा गहरा, ठीक है, गहरा, ये अब विशेषण है, तो गहरा में आई प्रत्यय लगाकर आप बना देंगे गहराई। मोटा विशेषण है, तो मोटा में भाव लगा देंगे मोटापा या मोटाई, मोटापा या मोटाई। तो इस तरह से आप क्या करोगे, विशेषण शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर आप उनको भाव बना सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे नीचा नीचता, बिल्कुल, है ना, ऊंचा ऊंचाई, नीचा नीचाई, वो विशेषण में मैं आपको अव्यय में पढ़ा दूंगी, ठीक है। और देखेंगे, जैसे मैंने कहा आपसे मीठा, है ना, मीठा क्या है, आपका भाव है, मिठाई से आप मीठा बनाएंगे, मीठा संज्ञा की तरह प्रयुक्त होता है, भाव भी है, इससे आप मिठास भाव हो जाएगा आपका, है ना, मिठास आपका भाव हो जाएगा, मीठा से मिठास या मिठाई आपका भाव है ना। हमने कहा कड़वा, ये विशेषण है, तो कड़वा से आहट प्रत्यय लगाकर आप कड़वाहट बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, कड़वाहट।
मिर्च आपकी संज्ञा है, मिर्च से भाव लगा लिया, मिर्चीला, ईला प्रत्यय लगा दिया तो मिर्चीला अब आपका क्या होगा, भाव हो गया। तो विशेषण से भाव आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। गंदा से गंदगी, बिल्कुल गंदगी आपका भाव बन जाएगा, ठीक है। गंदा से गंदगी, मिर्चीला इसको भाव भी हो सकता है, गंदा से गंदगी, लेकिन मिर्च तो आपका संज्ञा बन जाएगा, है ना। ये हम विशेषण का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप गंदा देख लेंगे, गंदा आपका विशेषण है और गंदा से आपका गंदगी बन जाएगा, गंदा से गंदगी बन जाएगा। साफ से क्या बन जाएगा, सफाई बन जाएगा आदि। तो ये आपके विशेषण से भाव। बाकी अभी मैं आपको दो और बचे हैं, दो को मैं बता सकती हूँ क्योंकि 4 मिनट का समय है, तो दो को और बता दूं जल्दी से कि आप क्रिया से भी भाव बना सकते हो, ठीक है। आप क्रिया से भी भाव बना सकते हो। अब क्रिया से भाव कैसे बना सकते हैं भैया, चलो क्रिया से भाव कैसे बन जाएगा। मैंने कहा पढ़ना क्या है, क्रिया है कि नहीं है। और उसने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, तो पढ़ना से पढ़ाई हो गया, भाव आई प्रत्यय लगा दिया आपने। लड़ना, लड़ना क्या है, क्रिया है, आई प्रत्यय लगा तो लड़ाई क्या हो गया आपका, भाव बन गया कि नहीं बन गया। तो क्रिया से भाव आप बना सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। या आप लिखावट, लिखना से आई लगा दिया, या आप आवट जोड़ दो तो लिखावट भी आपका क्या है, भाव हो गया। मैंने कहा बनाना, तो बनाना से बनावट हो जाएगा आपका, बनावट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, भाव हो गया कि नहीं हो गया। और देखेंगे जैसे मैंने कहा मुस्कुराना, मुस्कुराना आपकी क्रिया है, मुस्कुराना, मुस्कुराना से आप भाव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मुस्कुराहट, है ना, कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, गले के बैंड बजा पड़ा है, तो मुस्कुराना मुस्कुराहट हो जाता है। और जैसे मैं कहूं कि दौड़ना, दौड़ना क्या है, क्रिया है, ठीक है। अब दौड़ना से आपका भाव क्या बनेगा, तो कह देंगे दौड़ आपका, जो ये मूल भाव है कि मैंने दौड़ लगाई तो दौड़ आपका भाव हो गया। मारना आपकी क्रिया है, तो मारना का भाव क्या हो जाएगा, मार, कि उसने बहुत मार खाई, है ना, तो मार खाना, मार आपका क्या है, भाव हो गया। अब इसमें आप 5 वाइस का भेद देखेंगे कि भैया आप अव्यय से भी भाव बना सकते हो। अव्यय से भाव कैसे बनाएंगे, चलिएगा, अव्यय से भाव कैसे बनेगा। तो अव्यय यानी कि आपके जो अविकारी शब्द हैं वो आपके अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने कहा, मैंने बताया नीचे, नीचे क्या है आपका अव्यय है ना, नीचे से क्या बन जाएगा, निचाई, किसकी निचाई बहुत है। ऊंचा, ऊंचा से क्या हो जाएगा आपका, ऊंचा विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होता है और अव्यय के रूप में भी प्रयुक्त होता है, तो आपका ऊंचाई क्या बन जाता है, आपका भाव बन जाएगा। ऊंचाई आपका क्या बन जाएगा, भाव बन जाएगा। और जैसे मैंने कहा भीतर, भीतर तो क्या बना, भीतरी आपका भाव बन गया। मैंने कहा बाहर, तो बाहर के साथ ई प्रत्यय लगा दो, बाहरी आपका क्या बन गया, भाव बन गया, ठीक है। और मैंने कहा जैसे समीप, ये क्या है, अव्यय है, इसका भाव बनाएंगे तो सामीप्य आपका भाव बन गया, या फिर इसमें ता प्रत्यय जोड़कर समीपता क्या बन गया, आपका भाव बन गया। तो इस तरह से आप अव्यय से भी भाव बना सकते हैं। मैंने कहा वह बहुत दूर है, दूर आपका अव्यय है, दूर में आपने ई प्रत्यय लगा दिया तो दूरी आपका क्या है, भाव बन गया। तो आप अव्यय से भी भाव बना सकते हैं। उम्मीद है सेशन समझ में आ गया होगा। तो कल मैं आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगी, सर्वनाम से पहले मैं इसके कुछ प्रश्न भी आपको कराऊंगी, ठीक है। तो इसके प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह के आपके प्रश्न आते हैं संज्ञा और सर्वनाम से। तो मुझे ये बता देना, अब तो कहीं डाउट नहीं रह गया आपको, समुदायवाचक संज्ञा हो गई हमारी, द्रव्यवाचक और भाववाचक। फालतू में कल का समय एक और लगता है, एक और क्लास लेनी पड़ती, तो कोई दिक्कत नहीं, कल हम अपने सर्वनाम को पूरा कर लेंगे। तो 3 क्लास में मामला समाप्त आपका। तीतर से तीतरी, बाबू वो तीतर से आपका क्या बनेगा, वो संज्ञा का, वो आप स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना रहे हो, ठीक है। मिलेंगे कल को, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।